Good morning, student. Today I will teach you some solution part 14 in which we discuss some definitions like abnormal molecular mass, Wanda factor, hypertonic solution, hypotonic solution, isotonic solution and azeotrophs. तो ये एक एक नंबर में आपका सॉल्यूशन में पूछ लिया जाता है। कुछ सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन रह गई है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग दे रखी होती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एबनॉर्मल, जो कोई चीज नॉर्मल ना होता उसे कहते हैं एबनॉर्मल। ठीक है, तो अगर हमने किसी मोलिकुलर मास निकाला किसी कंपाउंड का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू और वो डिफरेंट आया कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो उस डिफरेंस को कहेंगे हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, और देखिए क्या है, व्हेन द मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम theoretical molecular mass, it is called abnormal molecular mass। यानी क्या है कि हमने क्या किया, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू किसी का मोलिकुलर मास निकाला और कैलकुलेटेड किया। कैलकुलेटेड में और जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो निकाला उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, सेकंड है आपका बेटा वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ फैक्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एक नंबर पूछ लेते हैं। व्हाट इज वॉन हॉफ फैक्टर? तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये रेशियो है। ये तो था डिफरेंस आपका। ये क्या रेशियो किसका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने कोई वैल्यू निकाली, ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी को हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा उसे कहेंगे हम वॉन हॉफ फैक्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? थर्ड है बेटा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे? Hypertonic solution is defined as if the concentration of solution is higher than that of solution separating by semi-permeable membrane। कोई आपका सॉल्यूशन सेपरेट किया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू और उसका कंसंट्रेशन हायर है जिससे वो सेपरेट किया गया है, तो उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपर यानी ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Hypertonic solution is defined as the concentration higher than that of solution separating by semi-permeable membrane। Understand? इसके बाद है बेटा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जिसका क्या है, अपोजिट है। क्या करना है? If the concentration lower, हायर करके लिख देंगे, if the concentration is lower than that of the solution separating by semi-permeable membrane। semi-permeable membrane के थ्रू जो सेपरेट किया गया सॉल्यूशन है, अगर उसका कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, तो उसे कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक एक नंबर बोर्ड में पूछ लिया जाता है और कंसेप्ट के लिए जरूरी भी आपको पता होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे आप दे दिया किसी नोमेरिकल में दे दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उससे हम क्या समझेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके दो सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, सेम है। इफ यू हैव टू सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन आर सेम, देन देयर इज नो अगर ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो उस दोनों सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? देखिए, एक इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है और दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो क्या ये इधर फ्लो करेगा या इधर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब फ्लो नहीं होगा तो उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? और सुन लीजिए, टू सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक इफ दे एक्सर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों की प्रेशर कैसे हो? सेम हो एट ए गिवन टेम्परेचर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलिकुलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या सेम है। व्हेन सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर बिटवीन देम। जब बताइए प्रेशर दोनों का सेम है, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, तो क्या उन दोनों में आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी? नहीं होगी। तो उस टाइप के सॉल्यूशन कहेंगे हम
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एक आपका जो डेफिनेशन है ये रह गई थी आपकी, और जो पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन पढ़ाया था उसी के थ्रू ये उसी दरमियान आती है एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स किसे कहते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर मतलब सॉलिड को सॉल्वेंट मिला तो दो ही चीजें हों तो उसे कहते हैं बाइनरी मिक्सचर। दैट हैव सेम कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन क्या हो? सेम हो। बाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप समझ में आया? कोई बाइनरी मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम हो, चाहे वो वेपर फेज में हो चाहे वो लिक्विड फेज में हो, और वो बॉयल हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उस सॉल्यूशन कहेंगे एजोट्रॉप्स। ठीक है। अब देखिए दे आर टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? ये आपके दो टाइप के होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, पहला क्या है आपका? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। सेकंड है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। बहुत सिंपल है समझना। इसकी भी डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है, पूछ लिया था एग्जाम में 2 नंबर में 1 नंबर में। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए रहेंगे, तो ये तो याद करने वाली चीज नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ से अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है तो उसे कहेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो क्या फॉर्म होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स फॉर्म होगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर एंड बेंजीन। वाटर एंड बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। सेकंड है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्या है आपका? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो ये पहले वाली डेफिनेशन से ही हम इसको समझ सकते हैं। क्या आएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing large negative deviation from Rod's law is known as maximum boiling azotrops. ठीक है। क्या कहलाएगा? maximum boiling azotrops. The example is nitric acid and water. ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। तो ये चैप्टर बेटा आपके यहाँ पे आज फिनिश हो चुका है, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।